नमस्कार। आज हम मीडिया को एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही पावरफुल नजरिए से देखने वाले हैं। नारीवादी सिद्धांत के नजरिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेंडर यानी लिंग हमारे देखे जाने वाले कंटेंट को कैसे बनाता बिगाड़ता है और हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। कभी सोचा है कि मीडिया महिला नेताओं के कपड़ों पर या उनकी फैमिली लाइफ पर इतना फोकस क्यों करता है, जबकि पुरुष नेताओं से ऐसे सवाल शायद ही कभी पूछे जाते हैं? और यही सवाल असल में नारीवादी मीडिया विश्लेषण का दिल है और ये दिखाता है कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। हम नारीवादी लेंस की बुनियादी बातें समझेंगे, फिर रिसर्च में आए एक नए नजरिए को देखेंगे, मीडिया के मैसेजेस को डिकोड करेंगे, पर्दे के पीछे की दुनिया यानी प्रोडक्शन को जानेंगे और आखिर में डिजिटल जमाने में नारीवाद पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मीडिया पर एक नारीवादी लेंस। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर उस हर चीज को कैसे आकार देता है जो हम देखते हैं। तो ये नारीवादी मीडिया स्टडीज आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात की भी पड़ताल करता है कि मीडिया बनता कैसे है और हम यानी ऑडियंस उसे समझते कैसे हैं। इसका असल मकसद उन छिपे हुए जेंडर बायस या लैंगिक पूर्वाग्रहों को सामने लाना है जिन पर अक्सर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक नया दृष्टिकोण। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव आता है। महिलाओं को सिर्फ स्टडी की एक चीज या ऑब्जेक्ट समझने के बजाय उन्हें एक एक्टिव सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में देखने का बदलाव। देखिए, पहले क्या होता था, ज्यादातर सोशल स्टडीज पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी और महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था जिन पर स्टडी की जा रही है। डोरथी स्मिथ जैसी विचारकों ने इसी आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें महिलाओं को एक्टिव मानना होगा और रिसर्च की शुरुआत ही उनके अनुभवों से करनी होगी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि आखिर कोई रिसर्च महिलाओं के अनुभवों को अपने केंद्र में रखे तो रखे कैसे? और इसके जवाब में 2 मुख्य नजरियात सामने आए। इसे ऐसे समझिए, नारीवादी अनुभववाद कहता है खेल के नियम तो ठीक हैं, बस हमें ये पक्का करना है कि रेफरी भेदभाव न करे। वहीं दूसरी तरफ नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धांत कहता है शायद हमें एक बिल्कुल नए खेल की जरूरत है, जिसे वो लोग डिजाइन करें जिन्हें पहले खेलने ही नहीं दिया गया था। ये मानता है कि महिलाओं के अनुभव ज्ञान का एक बिल्कुल अलग और कीमती जरिया है। चलिए अब बात करते हैं सीधे सीधे मीडिया कंटेंट की। ये सेक्शन इस बात पर फोकस करता है कि मीडिया में महिलाओं को और जेंडर को दिखाया कैसे जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे किम्बरले क्रैनशॉ ने दिया था, इंटरसेक्शनैलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी को सिर्फ एक पहचान से नहीं समझा जा सकता। मिसाल के तौर पर एक दलित महिला का अनुभव एक सवर्ण महिला से अलग होता है क्योंकि वो जेंडर के साथ साथ जाति के भेदभाव का भी सामना कर रही है। इन सभी पहचानों के मेल को समझना जरूरी है। जरा सोचिए, किसी इंसान की पहचान के ये सब अलग अलग पहलू हैं। जेंडर, क्लास, जाति, धर्म, ये अलग थलग नहीं है। ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को काटते हैं और एक यूनिक, एक अनूठा अनुभव बनाते हैं। इसीलिए ये कहना कि सभी महिलाओं का अनुभव एक जैसा होता है पूरी तरह से गलत है। इतिहास में अगर हम देखें तो समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पब्लिक स्फीयर यानी बाहर की दुनिया, पॉलिटिक्स, बिजनेस, कानून, ये पुरुषों के लिए थी, और प्राइवेट स्फीयर यानी घर परिवार की दुनिया महिलाओं के लिए। इस बंटवारे ने महिलाओं को ताकत और सत्ता के केंद्रों से दूर रखा। और यहीं से नारीवादी आंदोलन का वो मशहूर नारा आता है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये नारा सीधे सीधे उस पब्लिक प्राइवेट बंटवारे को चैलेंज करता है। इसका मतलब है कि जो मुद्दे निजी या घरेलू समझे जाते हैं, जैसे घर का काम या घरेलू हिंसा, वो असल में सत्ता और राजनीति से जुड़े सार्वजनिक मुद्दे हैं। तो मीडिया इस बंटवारे को और पक्का कैसे करता है? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। महिला राजनेताओं से उनके काम और परिवार के बीच बैलेंस पर सवाल होते हैं। सेरेना विलियम्स जैसी खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल के लिए कम और उनके पहनावे या उनके गुस्से के लिए ज्यादा होती है, जिसमें नस्लीय भेदभाव भी झलकता है। और अक्सर महिला एथलीट्स की तस्वीरों में उनके एक्शन से ज्यादा उनके शरीर पर फोकस किया जाता है। अच्छा, तो अब तक हमने बात की कि मीडिया में क्या दिखता है।
अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मीडिया बनाता कौन है और हम लोग उसे समझते कैसे हैं। डोरोथी स्मिथ ने एक बहुत पावरफुल आइडिया दिया जिसे वो कहती हैं रिलेशंस ऑफ रूल। इसे समाज के उन अलिखित नियमों की तरह समझिए, कानून, राजनीति, यहाँ तक कि भाषा भी, जो ऐतिहासिक रूप से पुरुषों द्वारा और पुरुषों के लिए बनाए गए थे। ये नियम अपने आप ही महिलाओं के नजरिए को बाहर कर देते हैं। और जब यही चीज मीडिया इंडस्ट्री पर लागू होती है तो हमें समझ आता है कि न्यूज़ रूम्स में, फिल्म स्टूडियोज में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में टॉप पोजीशंस पर ज्यादातर पुरुष ही क्यों हैं। यही ढांचा तय करता है कि कौन सी कहानियां कही जाएंगी और किसकी आवाज सुनी जाएगी। हाल ही में हुआ #MeToo आंदोलन इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे महिलाओं ने आखिरकार मीडिया इंडस्ट्री के अंदर मौजूद पावर के गलत इस्तेमाल और महिला विरोधी सोच के खिलाफ आवाज उठाई और उन रिलेशंस ऑफ रूल को सीधे तौर पर चुनौती दी। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, डिजिटल युग में नारीवाद। चलिए देखते हैं कि ये सारे आइडियाज आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे फिट होते हैं। जूडिथ बटलर का एक आइडिया है परफॉर्मेटिविटी। वो कहती हैं कि जेंडर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम हैं, बल्कि वो है जो हम करते हैं। ये एक तरह की परफॉर्मेंस है जो हम समाज से सीखे व्यवहारों को बार बार दोहराकर करते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये और भी साफ दिखता है, जहां हम तस्वीरों और पोस्ट के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं और उसे परफॉर्म करते हैं। शुरू में डोना हार्वे जैसे विचारकों को डिजिटल दुनिया से बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने साइबोर्ग का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी पहचान जो इंसान और मशीन का मेल हो, और सोचा कि इंटरनेट हमें जेंडर जैसी पारंपरिक कैटेगरी से आज़ाद कर देगा। ये एक पोस्ट जेंडर दुनिया का वादा था। पर असल में हुआ क्या? एक तरफ तो इंटरनेट ने ऑनलाइन नारीवाद को जन्म दिया, जिससे महिलाएं राजनीतिक तौर पर एकजुट हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही पुरानी पितृसत्तात्मक सोच ऑनलाइन स्त्री द्वेष या ऑनलाइन मिसोजिनी बनकर सामने आ गई। महिलाओं को ऑनलाइन हरासमेंट, ट्रोलिंग और धमकियों का सामना पुरुषों से कहीं ज्यादा करना पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि ऑनलाइन दुनिया कोई अलग ग्रह नहीं है, ये हमारी ऑफलाइन दुनिया की ही परछाई है। हमारे समाज के जो पूर्वाग्रह हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब के सब इंटरनेट पे बस कॉपी पेस्ट हो गए हैं। और यहीं पर आकर हम इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगियां डिजिटल होती जा रही हैं, क्या हम वाकई एक पोस्ट जेंडर दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर हमने सिर्फ अपने पुराने पूर्वाग्रहों के लिए एक नया मैदान तैयार कर लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।